हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट हाइपरटेंशन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइपरटेंशन। इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल कवर अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर अब दीज थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन कि हाइपरटेंशन होता क्या है। तो व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 140 mmHg और अबव, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg या उससे अबव, confirmed by a minimum of two measures taken on at least 2 separate days, ठीक है, और taking anti hypertensive medication for the purpose of BP control, the person is said to be hypertensive. If any one of the BP, SBP या DBP is higher, it is considered as hypertension. ठीक है, यानी कि अगर आपका SBP 140 या उससे ज़्यादा है और DBP 90 या उससे ज़्यादा है, और ये जो आपकी रीडिंग्स ली गई हैं ये दो अलग अलग दिन ली गई हैं जिसमें एटलीस्ट एक दिन का गैप है, या फिर इन दोनों में से कोई एक भी अगर बढ़ा हुआ है, सो मीन्स द पर्सन इज सेड टू बी हाइपरटेंसिव। उसको हाइपरटेंशन है, यानी कि उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। अब एक टर्म आती है बच्चों, दैट इज लाइबल हाइपरटेंशन, sorry, labile hypertension. Sorry for the wrong mistake written. So labile hypertension occurs when there are unexpected changes in blood pressure. ये टर्म कब यूज होती है? when people have blood pressure measurements that abruptly fluctuates from being abnormally high or over and returns to the normal range। यानी कि बीपी ना बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे मान लो अभी 140/90 है, अब आप बाद में देखोगे तो उसका आ जाएगा 120/80। मतलब या तो बहुत बढ़ा हुआ होता है या फिर वो बिल्कुल अपने नॉर्मल पे आ जाता है। तो दैट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज टर्म्ड एज लेबाइल हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन के बच्चों दो टाइप्स होते हैं, हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एसेंशियल एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल को प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसका ना कोई कॉज नहीं होता, आपको नहीं पता कि इसको क्यों हुआ है, एटियोलॉजी यानी कि उसका कॉज आपको नहीं पता। मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में हमें एसेंशियल हाइपरटेंशन ही देखने को मिलता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होगा कि इसका ना कोई कॉज प्रेजेंट होगा कि हाँ इस वजह से इस इंसान को बीपी हुआ है। ये हमें 10 से 15% केसेस में देखने को मिलेगा। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है बच्चों, वो हमें पता है कि कोई ना कोई वजह होगी इसलिए इस इंसान को बीपी हुआ है। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? रीनल डिजीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एंडोक्राइन डिजीज, थायराइड, ड्रग्स, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। अब बच्चों कैटेगराइजेशन करें हाइपरटेंशन की, तो हमने उसको स्टेज 1 स्टेज 2 में डिवाइड किया है अलॉन्ग विथ प्री हाइपरटेंशन। तो नॉर्मल कितना है? SBP 120 mmHg और DBP 80 mmHg। प्री हाइपरटेंशन कब होगा, यानी कि बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन कब होगी? जब SBP रहता है 120 से 139 के बीच में और DBP रहता है 80 से 89 के बीच में। स्टेज 1 हाइपरटेंशन कब होगी? व्हेन SBP इज 140 to 159 and DBP is between 19 to 99। स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब होगा? जब आपका जो SBP है इट इज more than 160 and DBP is more than 100 mmHg। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे हाइपरटेंशन के? सेक्स, ज़्यादा ये हमें मेल्स में देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फैमिली हिस्ट्री में यानी कि जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोई को एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर है जो हमने अभी पढ़े, ठीक है, अल्कोहल है, ओबेसिटी है। सो दीज all factors increases the risk for hypertension। टारगेट ऑर्गन डैमेज, तो बच्चों जो हाइपरटेंशन है वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे, सारे सिस्टम्स पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो अगर हम हार्ट की बात करें तो बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, फोर्सफुल एपिक बीट हो सकती है, फोर्थ हार्ट साउंड होगी, हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें देखने को मिले पर ये हो सकती हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन, कैड, हार्ट फेलियर, MI, एंजाइना। CNS में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें क्या देखने को मिल सकता है? सेरिब्रल हैमरेज, स्ट्रोक, इश्केमिक अटैक, पैपिलोडीमा, हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, ट्रांजिएंट सेरिब्रल इश्केमिक अटैक्स एंड कैरोटिड एथेरोमा। किडनी में हमें प्रोटीनूरिया और प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। ब्लड वेसल्स, तो हाइपरटेंशन स्मॉल आर्टरीज और लार्ज आर्टरीज दोनों को इफेक्ट करेगा। लार्ज आर्टरीज में इंटरनल इलास्टिक लैमिना इज थिकन, स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी, fibrous tissue deposited and vessels dilate।
स्मॉल आर्टरीज में हमें हाइलाइन एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, जो ल्यूमन है इट बिकम्स नैरो एंड एन्यूरिज्म डेवलप हो सकते हैं। रेटिना के अंदर हार्ड एक्सुडेट्स हो सकते हैं, रेटिनोपैथी, लॉस ऑफ विजन एंड सेंट्रल रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे कि पेशेंट की ना एज सच कोई स्पेसिफिक कंप्लेन होती नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, फटीग, सीवियर हेडेक, एपिक्स्टैसिस यानी कि नोज ब्लीडिंग, ब्लड विजन, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं बच्चों, दो तरीके की होती हैं, एक तो जो कॉमन हर इंसान के लिए होंगी और एक स्पेसिफिकली सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए होती हैं। सारे पेशेंट्स को आप क्या इन्वेस्टिगेशंस दे सकते हो? ईसीजी, यूरिन एनालिसिस, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, लिपिड, सीरम टोटल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए जिनका आपको लगता है कि हाँ इनका कराना ज़रूरी है, ये थोड़े डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स हु हैव हाइपरटेंशन, तो आप उनका चेस्ट एक्सरे, एम्बुलेटरी बीपी रीडिंग, इको, रीनल अल्ट्रासाउंड, एंजियोग्राफी, यूरिनरी कॉर्टिसोल, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एंड एल्डोस्टेरॉन के लिए बोलोगे फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अब बच्चों जो ट्रीटमेंट है हाइपरटेंशन का, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एंड द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम ड्रग्स देते हैं टू कंट्रोल बीपी। इसमें डायोरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स आते हैं। तो डायोरेटिक्स क्या करेंगे? इट डिक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा? इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ कैल्शियम थ्रू चैनल, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस गिवन टू एल्डरली एंड अस्थमेटिक पेशेंट्स एंड इट मे कॉज पीडल एडिमा एंड हेडेक। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा बच्चों? इट ब्लॉक्स द बीटा रिसेप्टर्स ऑन हार्ट, डिक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा। अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा? डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इट इज अ चॉइस ऑफ ड्रग इन को एग्जिस्टिंग बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर एल्जिया। इट मे कॉज पोस्टरल हाइपोटेंशन। ACE inhibitor क्या करेंगे? It inhibits ACE and formation of angiotensin II, used with care in patients with impaired renal function or renal artery stenosis and may cause dry cough, rashes, hyperalkaemia and renal dysfunction. अब इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ड्रग क्या होंगे बच्चों? एस्थमा के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो इनहिबिटेड हैं बट बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो अल्फा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप दे सकते हो, बट बीटा एंड डायोरेटिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हाई कोलेस्ट्रॉल में अल्फा ब्लॉकर्स आर इंडिकेटेड, बीटा ब्लॉकर्स, डायोरेटिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एंड इन एल्डरली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डायोरेटिक्स आप दे सकते हो, दीज आर इंडिकेटेड। बीपीएच में अल्फा ब्लॉकर इंडिकेटेड होता है, प्रेगनेंसी में बीटा ब्लॉकर, क्रॉनिक हार्ट डिजीज में बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप दे सकते हो। सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर आप दे सकते हो, बट अगेन वेरिंग विद द पेशेंट टू पेशेंट एंड विद द डॉक्टर ऑल्सो। दूसरा आता है बच्चों लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो पेशेंट को ना आप चाहे कितनी दवाई दे लो, अगर आप उसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए नहीं कहोगे ना तो इतनी दवाई देने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दवाई से उसका बीपी तो कंट्रोल हो जाएगा, बट आपको उसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए भी प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। तो इसमें क्या चीज़ें आ गई? वेट रिडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल, डैश ईटिंग प्लान, डाइटरी सोडियम रिडक्शन। तो अब ये डैश क्या होता है? सो डैश इज डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये क्या इंक्लूड करता है? ये वो डाइट होती है जो कि रिच होती है मिनरल्स में, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में। ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स पे फोकस करती है ये वाली डाइट। इसके अंदर फैट फ्री या फिर लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, फिश, पोल्ट्री, बीन्स एंड नट्स इसमें कंज्यूम होता है। इट लिमिट्स फूड्स दैट हाई इन सॉल्ट, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम। तो ज़्यादा नमक वाला खाना इसमें नहीं खाना होता। इट ऑल्सो लिमिट्स एडेड शुगर एंड सैचुरेटेड फैट सच एज इन फैटी मील्स एंड फैट डेयरी प्रोडक्ट। सो अगर वेट रिडक्शन हो रहा है तो 5 से 10 mHg आपका कम हो जाएगा पर केजी बॉडी वेट। आप डैश डाइट ले रहे हो तो 8 से 14 डाइटरी सोडियम रिडक्शन में 2 से 8, मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल में 2 से 4 और फिजिकल एक्टिविटी में 4 से 9 mmHg आपका जो बीपी है वो डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल। इफ यू हैव एनी